नमस्कार। आज बात करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम की। तो देखिए, ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसमें अगर आपको पूरा लाभ लेना है इसका, मतलब आपके लास्ट ईयर की जो सर्विस है उसमें आप जो 12 सैलरीज लेंगे 12 महीने की, उसकी एवरेज बेसिक की 50% अगर आपको पेंशन लेनी है तो आपको मिनिमम 25 साल की सर्विस करनी पड़ेगी। अगर आपकी सर्विस 25 साल से कम है तो आपको 50% पेंशन नहीं मिलेगी। तो इसमें ये एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 25 साल से आपकी सर्विस कम है तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। आपको मिनिमम 10 साल की सर्विस हो जाए तो इसके लिए आप क्वालिफाई कर जाते हो। मिनिमम पेंशन 10,000 होगी, मतलब किसी भी अवस्था में अगर आपकी सर्विस 10 साल की हो गई तो 10,000 के नीचे आपकी पेंशन नहीं जाएगी। अगर आपकी सर्विस 10 साल से 25 साल के बीच में है, देखिए 15 साल 17 साल है, तो उस प्रोपोर्शन में आपका पेंशन जो है वो कम होगा। पर आपको 50% पेंशन चाहिए अगर आपकी लास्ट 12 मंथ की जो बेसिक है उसका एवरेज का, तो आपको 25 साल की सर्विस जो है पूरी करनी पड़ेगी। इसमें एक और भी अच्छी चीज़ ये है कि न्यू पेंशन स्कीम में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 10% था, गवर्नमेंट का 14% था। इसमें एम्प्लॉय का तो 10% ही रहेगा, पर गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो 18.5% हो जाएगा। दूसरी एक बात इसमें ये भी है कि इसमें एश्योर्ड फैमिली पेंशन का भी प्रावधान है। तो अगर आप पेंशन होल्डर हो और आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको फ़ौरन नेक्स्ट मंथ से ही अर्जेंटली 60% ऑफ योर पेंशन फैमिली पेंशन के तौर पर दी जाएगी। तो इसमें यह प्रावधान अच्छा है। इसमें एक लमसम अमाउंट का भी प्रावधान है जो कि ग्रेजुएटी के ओवर एंड अबव है। ये प्रावधान ऐसा है कि मान लीजिए कि आपकी लास्ट सैलरी 1 लाख थी और आपने 30 साल जॉब किया, तो 1 लाख का 10% 10,000 एक अमाउंट लिया जाएगा और उसको आपकी जो सर्विस है जितने साल की उससे 2 गुना करके मल्टीप्लाई किया जाएगा। मतलब कि अगर आपकी लास्ट सैलरी 1 लाख थी तो उसका 1/10 हुआ 10,000 और आपकी सर्विस 30 इयर्स की थी तो उस 10,000 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 60 से, तो आपको जो है वो 6 लाख रुपया एक लमसम अमाउंट भी दिया जाएगा, विच विल बी ओवर एंड अबाउ ग्रेजुएटी। अगर आगे बात करें तो यहाँ पर एक और भी चीज़ है कि यहाँ पर जो है वो डियरनेस रिलीफ या डियरनेस अलाउंस, आप जो भी बोलो, डियरनेस रिलीफ आपको मिलेगी। वो किस चीज़ पर किसके बेस पे होगी? ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। इस इंडेक्स के हिसाब से आपको डियरनेस रिलीफ भी दी जाएगी, जिसका एनपीएस में कोई प्रावधान नहीं था। तो एनपीएस के कंपेयर में देखें तो मिनिमम पेंशन का प्रावधान एनपीएस में नहीं है। इसमें ना ही कोई फैमिली पेंशन का प्रावधान है, ना ही ऐसा कोई डियरनेस रिलीफ का या डियरनेस अलाउंस का कोई प्रावधान है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो सारे फीचर्स हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम से लिए गए हैं, जबकि एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है 10% वो इसमें चालू रहता है, तो वो न्यू पेंशन स्कीम से लिया गया है। अगर आगे बात करें तो अब कुछ ऐसी चीज़ों की बात कर लेते हैं कि जिसमें कुछ क्लैरिटी आना या तो बाकी है, या तो जो रिपोर्टिंग मीडिया में या पॉपुलर सोशल मीडिया में हो रही है, या मेरी तरह जो यूट्यूबर्स, पढ़े लिखे यूट्यूबर्स या नॉलेजेबल जर्नलिस्ट वीडियोस बना रहे हैं बड़ी बड़ी चैनल वाले, उसमें शायद क्लियर वर्जन नहीं मिल रहा है। तो एक सवाल ये है कि अगर कोई बंदा वीआरएस ले लेता है और उसकी 25 साल की सर्विस हो जाती है तो उसको उसी दिन से 50% पेंशन मिलेगा या रिटायरमेंट एज के बाद ही मिलेगा? फॉर एग्जांपल, अगर आपकी रिटायरमेंट एज 58 है पर आपने 50 की एज में वीआरएस ले लिया, वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट ले लिया, आपकी 25 साल की सर्विस हो भी जाती है, तो क्या आपको दूसरे दिन से ही या आपकी जो पेंशन फिक्स होगी वो 50% होगी, या आपको जो पेंशन मिलेगी वो एक्चुअली आप 58 के हो जाओगे उसके बाद मिलेगी, या मतलब 8 साल आपको कुछ नहीं मिलेगा या बीच में कुछ आधा मिलेगा? इसकी कोई क्लैरिटी
यहाँ पर नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो एनपीएस में एक प्रावधान था कि अगर आपका लेटेस्ट मान लेते हैं कि आपका जो कॉर्पस आखिर में जो बना वो 25 लाख का था, तो उसमें से आप अप टू 60% आपको दे दिया जाएगा, बाकी का 40% जो है वो कोई इंश्योरेंस कंपनी या पीएफआरडीए या गवर्नमेंट रखेगी, और उसमें से आपको 5 या 6% के हिसाब से एन्युइटी के रूप में पेंशन दिया जाएगा। तो मान लेते हैं कि अगर आपका सरलता के लिए कहते हैं कि भाई आपका जो कॉर्पस है वो 10 लाख है, तो 6 लाख आपको एनपीएस में रिटायरमेंट होने पे आपको दे दिया जाएगा लमसम, और बाकी के 4 लाख जो है उसका अगर हम 6% गिने तो करीबन आता है 24,000 रुपये। उसको हर महीने में मतलब 12 से डिवाइड करके 2,000 का पेंशन आपको दिया जाएगा। यहाँ पर यह सवाल है कि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उसमें जो ये पैसा गवर्नमेंट रखेगी 40%, 50%, 60% जो भी, वो मतलब वापस किया जाएगा कि नहीं, क्योंकि एनपीएस में तो ऐसा है कि अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो वो 40% आपके फैमिली को दे दिया जाएगा। यहाँ पर जो पैसा गवर्नमेंट रिटेन करेगी तो वो आपको वापस मिलेगा, फैमिली को वापस मिलेगा आपकी डेथ के बाद कि नहीं, उसकी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। दूसरा ये था कि एनपीएस में जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, मतलब आप जो 10% कंट्रीब्यूट करते हो वो टैक्स में से, इनकम टैक्स में से डिडक्ट हो जाता था। तो यहाँ पर जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आपका जो कंट्रीब्यूशन है एनपीएस में, उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी उसका भी अभी तक हमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, उसका वेट हम कर सकते हैं। तो क्योंकि ये सारे जवाब अभी तक नहीं मिले हैं, इसलिए यूपीएस और एनपीएस का हेड ऑन हेड कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल है। चलिए अब एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेके बात करते हैं। देखिए, एक पब्लिक ओपिनियन ऐसा है कि 99% लोगों के लिए जो है वो यूपीएस ही अच्छा रहेगा, पर यहाँ पर मेरा जो है वो थोड़ा सा मतभेद है। मैं स्वीकारता हूँ कि मेरा इंस्टेंट रिएक्शन यही था कि यूपीएस ही एनपीएस से ज़्यादा अच्छी है, जब मैंने इसके बारे में पहली बार सुना 3-4 दिन पहले। पर ज़्यादा अभ्यास करने पर मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि कुछ लोगों के लिए या कुछ वर्ग के लिए जो है वो न्यू पेंशन स्कीम अभी भी शायद ज़्यादा बेहतर हो सकती है। अब देखिए, अगर आपकी सर्विस 30 साल की रहती है, आप बहुत कम उम्र में सर्विस पे लग गए थे, तो आपका जो एनपीएस कॉर्पस होगा वो शेयर मार्केट की 3 या 4 साइकिल देखेगा इकोनॉमी की, क्योंकि एक साइकिल जो है करीबन 7 साल का होता है। तो उसमें आपको कंपाउंडिंग का भरपूर लाभ मिलेगा, और चांस यह है कि आपका कॉर्पस इतना ज़्यादा हो जाए कि आपको शायद यूपीएस में जो एश्योर्ड पेंशन है 50%, उससे भी ज़्यादा आपको एन्युइटी मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आपकी सर्विस बहुत लंबी है, वैसे प्रॉब्लम यह है कि यूपीएस के लिए भी आपको 25 साल के लिए तो 25 साल तक तो जॉब करना ही पड़ेगा। तो अगर 25 साल जॉब कर ही लिया है तो ये बड़ा सोच समझ कर फैसला करना पड़ेगा आपको कि यूपीएस ज़्यादा अच्छी होगी या एनपीएस। अगर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझते हो तो एनपीएस में जुड़े रहने का एक केस अभी भी बनता है। हालांकि बहुत सारे लाभ है यूपीएस में, फैमिली पेंशन हो गया, डियरनेस रिलीफ हो गया, फिर भी कंपाउंडिंग एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपको अपना पैसा मैनेज करना आता है या आपके पीछे जो लोग हैं उनको पैसा मैनेज करना आता है, तो चांसेस है कि शायद आर्थिक लाभ एनपीएस में ज़्यादा हो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो मैं आशा रखता हूँ कि इस वीडियो से आपको ओवरऑल एक थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी कि मैं हो सके उतने आयाम को छूँ और हो सके उतना इन डेप्थ इस टॉपिक को जो है वो एलाबोरेट करूँ, जितनी सिंपल हो सके उतने लैंग्वेज में। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। जय सिया राम, गुड नाइट।